नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास PYQ, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उन सभी को लेकर के। मित्रों, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आदिकाल को शून्य काल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को शून्य काल नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा नल सिंह। अगला प्रश्न, कवि केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर किसने कहा है। कवि केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। मित्रों, याद रखिएगा, अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कवि केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है तो रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का जनक और हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आधुनिक काल का जनक और हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि सूरदास को। मित्रों, याद रखिएगा कि अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है, लेकिन आप सभी से एक प्रश्न कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा है और अष्टछाप की स्थापना कब की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। और मित्रों, याद रखिएगा कि स्वयंभू की जो रचना है उसका नाम है पवुम चर्यु, जिसमें राम कथा का वर्णन है। इस वजह से उसे यानी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न, अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा चंदायन। और मित्रों, चंदायन के रचयिता की बात करें तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे। विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा फारसी भाषा का। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो हिंदी शब्द है यह किसने दिया है। तो हिंदी शब्द देने वाले ईरानी थे। ईरानियों ने हिंदी शब्द दिया है और यह फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, किस भाषा को कोसली और बेसवाड़ी भी कहा जाता है। किस भाषा को कोसली या बेसवाड़ी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा को। अगला प्रश्न, साहित्य की दृष्टि से हिंदी के महत्वपूर्ण बोली कौन सी है। साहित्य की दृष्टि से हिंदी की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। मित्रों, याद रखिए, ब्रज भाषा में जितना साहित्य लिखा गया और उतना साहित्य और किसी भाषा में नहीं लिखा गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आलवार संतों को वैष्णव
तो नैनवार संतों को क्या कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि आलवार संतों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव, या वैष्णवों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? आलवार संत। तो नैनवार संतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेव। और मित्रों, आप सभी से प्रश्न की सेव किन्हें कहा जाता है? अगला प्रश्न, हिंदी को गंवारू बोली कहकर किसने उर्दू का समर्थन किया था? यानी हिंदी को गंवारू बोली कहकर किसने उर्दू का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। मित्रों, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लुईपा। मित्रों, याद रखिएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84। और सिद्धों की अगर भाषा की बात कर ली जाए कि सिद्धों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो संध्या भाषा। लेकिन सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा लुईपा। और मित्रों, जितने भी सिद्ध हैं उन सिद्धों के नाम के पीछे आपको पा जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, हिंदी के आरंभिक रूप को सर्वप्रथम अवहट किसने कहा है? हिंदी के आरंभिक रूप को सर्वप्रथम अवहट किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा भोले शंकर व्यास ने। अगला प्रश्न, मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा मंझन ने 1545 ईस्वी में। मित्रों, सूफी काव्य मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की। लेकिन अगर इसका नायक आपसे पूछा जाता है कि मधुमालती का नायक कौन है, तो मनोहर। और नायिका की अगर बात की जाती है तो नायिका मधुमालती है। अगला प्रश्न, जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी? यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय में। अगला प्रश्न, हंसावली के रचयिता कौन हैं? हंसावली के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा असायत कवि। और मित्रों, असायत कवि ने हंसावली की रचना 1370 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, चित्रावली की रचना किसने व कब की? चित्रावली की रचना किसने व कब की? तो इसका सही उत्तर होगा उस्मान ने। यानी कवि उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की थी। और मित्रों, इसका नायक की अगर बात कर ली जाए तो इसका नायक सुजान था, तो इसकी नायिका चित्रावली है। अगला प्रश्न, किस रचना में परमर्दी देव के सामंत आलाहा और उदल की वीरता का वर्णन है? किस रचना में परमर्दी देव के सामंत आला और उदल की वीरता का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाल रासो। और मित्रों, याद रखिएगा कि परमाल रासो के रचयिता जगनिक थे। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में देवनागरी लिपि के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में देवनागरी लिपि के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही? तो इसका सही उत्तर होगा अखरावट में। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मलिक मोहम्मद ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ और सबसे कनिष्ठ कवि कौन हैं? अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ व कनिष्ठ कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभनदास व नंददास। मित्रों, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि की अगर बात की जाए तो कुंभनदास, और सबसे कनिष्ठ कवि की बात की जाए तो नंददास है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय एवं संत संप्रदाय के या संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है।
यानी किस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निरंजनी संप्रदाय के। अगला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना सर्वाधिक विवादास्पद रही? यानी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास की वह कौन सी रचना है जो सर्वाधिक विवादित रही? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य लहरी। और मित्रों याद रखिएगा कि सूरदास की 3 रचनाएं प्रमुख है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जानकवि। और मित्रों जानकवि की रचनाओं की बात करें तो इनकी कुल 29 रचनाएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास को। अगला प्रश्न, रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, सूफियों की मसनवी शैली से क्या आशय है? यानी सूफियों की अपनी रचनाओं में जो मसनवी शैली अपनाई गई उस मसनवी शैली का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो भी सूफी कवि होते हैं वो अपनी रचना में सबसे पहले ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और शाहे वक्त यानी उस समय जो राजा है उसकी प्रशंसा, अगर इनका वो पालन करता है तो उसी शैली को हम मसनवी शैली कहते हैं। अगला प्रश्न, महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन मिलता है? महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आरण्यक पर्व का। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि में रामायण लिखने वाले कौन थे? गुरुमुखी लिपि में रामायण लिखने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कपूर चंद त्रिखा। अगला प्रश्न, किस कवि की गोपियां सर्वाधिक तर्कशील है? किस कवि की गोपियां यानी वह कवि कौन है जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा है और भ्रमर गीत में वे गोपियां अधिक तर्कशील है? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि नंददास की जो उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ वह रचना किस नाम से है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, कवि आलम की प्रेमिका का नाम क्या था? कवि आलम की प्रेमिका का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शेख रंगरेजिन। मित्रों याद रखिएगा कि शेख रंगरेजिन मुस्लिम समुदाय से थी तो आलम हिंदू संप्रदाय में हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति से थे। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जसवंत सिंह। और मित्रों याद रखिएगा कि भाषा भूषण में कुल 212 दोहे हैं। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा रस्सा उपनाम से। अगला प्रश्न, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। और मित्रों अगर राम प्रसाद निरंजनी की रचना की बात की जाती है तो इनकी रचना का नाम है भाषा योग वशिष्ठ जो 1741 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा था? कि खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है?
खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शकुंतला नाटक। और मित्रों याद रखिएगा कि शकुंतला जो नाटक है ये अनुदित नाटक है और इसके रचयिता राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न, हिंदी में दोहा चौपाई पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी में दोहा चौपाई पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, मुक्तक शैली में लिखने वाले प्रथम कवि कौन थे? मुक्तक शैली में रचना लिखने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। और अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दिया। और मित्रों आप सभी से अंत में एक प्रश्न कि महादेवी वर्मा को और किन उपनामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।